दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रियल टॉक शो में। एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं ऐसे व्यक्तित्व के साथ जो आपकी ज़िंदगी में कुछ नया बदलाव ला सकते हैं। उनके कार्य, उनकी लेखनी या उनके व्यक्तित्व से आप किसी न किसी रूप में प्रभावित हो सकते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं नरेश पारस, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और न जाने कितनी पहचान है, क्योंकि जो काम से व्यक्ति को जब पहचाना जाता है तो कहीं ना कहीं वो काम से भी पारस बन जाता है। नरेश जी के नाम में पहले से ही पारस लगा हुआ है। तो नरेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नरेश जी, जैसा कि हमने आपको देखा अब तक की गतिविधियां करते हुए, तो वही दर्शकों के सामने हमने आपका परिचय दिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय एक बार अपने स्वयं बताएंगे कि आपने अपना जो मुकाम हासिल किया है, अपने जो करियर की शुरुआत की एक एक्टिविस्ट के तौर पर, तो वो कैसे शुरू हुई, उस परिचय को दीजिए। देखिए, ये शुरुआत का तो ऐसा है कि ये कब शुरुआत हुई और कैसे हुआ, ये खुद एक अपने आप में बड़ी घटनाओं से ओतप्रोत कहानी निकल के आती है। मुझे याद है कि मैं जब तीसरी क्लास में पढ़ता था, छोटा था, तो मेरे घर के आसपास बहुत सारे रिक्शे वाले रहते थे। तो वो बिहार से आए हुए थे और उनमें कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो एक बार एक रिक्शे वाला आया और मुझसे बोलता है कि बेटा, तुम मेरी चिट्ठी लिख दोगे क्या? मैंने उससे बड़ा समझाते हुए कहा कि देखो, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तीसरी क्लास का बच्चा हूँ और मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या शुद्ध हिंदी लिखी जाती है। तो बोले कि मैं आसपास के सब लोगों के पास में गया हूँ, पढ़े लिखे वालों के पास में, लेकिन सबने मना कर, जो तू लिख सकता है वो लिख दे। तो मैं अपनी कॉपी का पेज फाड़ के ले गया, पेंसिल ले गया, वो मुझे अपने झोंपड़ी में ले गया और फिर वहाँ उसने मुझे चिट्ठी लिखने के लिए कहा, तो उसके पास में कोई कॉपी नहीं थी। तो उसकी पत्नी ने थाली उल्टी करके मुझे दे दी कि आप इस पर रख के लिख लो। तो मैंने उसकी पेंसिल से चिट्ठी लिखी, जो अपने रिश्तेदारों को जो लिखना चाह रहा था, वो मैंने उसकी भाषा को उसमें उकेर दिया उसने। और उस समय चिट्ठी 3 तरह से लिखी जाती थी। एक तो अंतरदेशी से लिखी जाती थी, एक डाक टिकट से भेजी जाती, एक बैरंग चिट्ठी भेजी जाती थी। तो उस रिक्शे वाले ने मेरी कॉपी के पेज को चिपका के बैरंग चिट्ठी भेज दी और कुछ दिनों बाद, कई महीने बाद, उस चिट्ठी का जवाब आया। फिर वो आदमी आया मेरे पास, मुझे पढ़वाने के लिए ले गया। मैंने उसे चिट्ठी पढ़ के सुनाई जवाब, तो उसको बड़ी खुशी हुई और रिक्शे वाले की पत्नी ने मुझे उसी में बतासे खिलाए थे। तो हाँ जी, फिर उसके बाद में क्या है कि वो और आसपास के रिक्शे वाले थे, फिर वो चिट्ठी वाला फिर दौर शुरू हो गया। फिर वो अक्सर करके मुझसे अपने गांव की चिट्ठियां लिखवाते, फिर पढ़ने के लिए मुझे बुलवाते। तो धीरे धीरे वो चिट्ठियों से सफर शुरू हुआ और कब युवावस्था तक आते आते लोगों की समस्याओं के लिए प्रार्थना पत्र भेजना, वो सब तब्दील हो गया। देखिए, ये एक बड़ी बात नरेश जी ने बताई कि मतलब तीसरी कक्षा का एक बच्चा जो शायद अपनी पढ़ाई के लिए क ख ग सीख करके और सीक्वेंस में शब्द लिखना ही सीखा था, कि उससे लोग मदद मांग रहे थे, उस समय मदद मांगने के लिए आने लगे। और ये भाव कहीं ना कहीं पारिवारिक परवरिश और संस्कार और आसपास के माहौल से आता है। तो शायद कहीं ना कहीं नरेश जी ये जरूर रहा होगा कि आपके अंदर ये जो भाव था, कि उन्होंने आग्रह किया और उसको आपने सहर्ष स्वीकार करके और लिखना सीखा। जी जी। तो हालांकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है, पिताजी हैं, वो भी लोगों की मदद करते आए हैं शुरू से। तो मुझे भी लगा जब पिताजी मदद कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। हाँ, जिस स्तर से की जाए, तो उतना कुछ जानता नहीं था, चिट्ठियां लिखना शुरू किया, तब से शुरुआत उसमें हो गई। लेकिन इस सब पहचान के साथ जहाँ आपकी पढ़ाई का स्तर बढ़ता जा रहा था और समाज में आपके कृत्यों से, आपके काम से लोग आपको पहचान भी रहे थे, लेकिन खास तौर से हम एक पहचान जिसकी हम बात करना चाहते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और एक आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस, ये सफर कैसे शुरू? यहाँ जो प्रशासनिक हस्तक्षेप में एक व्यक्ति जिसके पीछे कोई बैकबोन इस तरह का नहीं था, कई बार हम देखते हैं कि जब किसी के पीछे कोई पॉलिटिशियन हो या कोई एक बड़ी ताकत हो, तब वो कहीं अधिकारियों को समझ किसी बात को रखने के लिए दूसरे व्यक्ति की मदद के लिए जाता है। लेकिन आपको हमने
प्रत्यक्ष तौर पर देखा है कि अधिकारियों के सामने आपने बेबाक तरीके से बात रखी है, तो ये पहचान कैसे बनी, इसकी शुरुआत कैसे? बड़ा रोचक सवाल पूछा है आपने। और ये जो कहानी है, एक्टिविस्ट बनने वाली कहानी है। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लागू हुआ था। नया नया कानून था और उसको लोगों को लेकर ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, उत्सुकता थी कि इस कानून का उपयोग किया जाए। तो 2007 में मैंने इसका पहला प्रयोग किया। मैंने नारी निकेतन में एक आरटीआई लगाई। जानकारी थी कि यहाँ पर कोई एक लड़की ऐसी है जो बिना किसी अपराध की सजा काट रही है। उस लड़की के बारे में मैंने जानकारी मांगी आरटीआई का, तो उसमें जवाब जो आया वो एकदम होश उड़ा देने वाला था। उसमें बताया कि एक लड़की आज से 8 साल पहले सड़क पर लावारिस घूमती हुई मिली थी। 14 साल की उसकी उम्र थी। उसको एसडीएम के सामने पेश किया गया। लड़की का नाम लिखा था उसमें, उसके पिताजी का नाम लिखा हुआ था, रहने वाली जयपुर बताया था। और उसमें बताया गया कि इसको नैतिक संकट के आधार पर यहाँ से बंद कर दिया गया है। अब उस घटना को याद करें, वो जब मैंने आरटीआई डाली थी उस समय उस लड़की को उस कैद में रहते हुए 8 साल बीत चुके थे। तो ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि भारत में नैतिक संकट ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी सजा 1 साल 2 साल नहीं 8-8 साल है। तो जब आरटीआई पूछी तो फिर उसके बाद में जब जवाब आया तो फिर उसके बाद में पूछा उनसे कि आपने इस लड़की को उसके परिवार तक भेजने में क्या प्रयास किए, आपने क्या कदम उठाए कि ये बच्ची अपने परिवार में पहुंच जाए। तो जवाब उनका मिला कि ये लड़की मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तब फिर एक अलग आरटीआई डाली कि अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आपने इस महिला का इलाज कहाँ कराया, उसके आप दस्तावेज दीजिए। तो अब उनके पास में कोई जवाब नहीं था। तो वो बौखला गए। उन्होंने कंप्रोमाइज करने के लिए कहा, प्रलोभन दिया। जब नहीं माना तो उन्होंने धमकियां दी। फिर मैंने सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत की। सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को बुला के समझाया, उनसे कहा कि आप इनको जवाब दे दीजिए। लेकिन जवाब के बदले आगरा के एसपी ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। एसपी सिटी के आदेश पर मुझे थाना एतमाद दौला में बुलाया गया। वहां डराया धमकाया गया। कहा गया कि आप मैडम का पीछा छोड़ दीजिए, आप क्या चाहते हो, आप मैडम को क्यों तंग कर रहे हैं। मैंने कहा मैं कोई तंग नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऐसी लड़की की बात कर रहा हूं जो पिछले 8 सालों से बिना अपराध के सजा काट रही है। उसको उसके परिवार के पास क्यों नहीं भेजा जा रहा है। तो फिर पुलिस वालों ने मुझसे पूछा, क्या उनके परिवार वालों ने आपसे मदद मांगी है। मैंने कहा परिवार के बारे में जानकारी नहीं है तो मदद कैसी, मैं अपने तरफ से मदद कर रहा हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो आपको अंदर कर दिया जाएगा, 2 मिनट में सारी समाज सेवा भूल जाओगे। तो बहुत डराया धमकाया गया, लेकिन फिर भी मैं वहां से उस लड़की को न्याय दिलाने की एक उम्मीद लेकर बाहर आया। और उस खबर को इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया कि एक एक्टिविस्ट को आरटीआई मांगने पर डराया धमकाया जाता है। फिर उस लड़की को आज़ाद कराने के लिए मैंने एनएचआरसी को लिखा। एनएचआरसी ने आगरा के डीएम को तलब किया। फिर उसके बाद मैंने कैंपेन किए, सिग्नेचर कैंपेन चलाए उनके लिए, और उस लड़की की आज़ादी के लिए एक के बाद एक अभियान चलाया। और अंततः 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद में उस लड़की को एडीजे के आदेश पर कानपुर महिला आश्रम भेज दिया गया, जहां उसकी मार्केटिंग के रूप में, सेविका के रूप में नौकरी लग गई। वहां वह मार्केटिंग करने लगी और वहीं उसका विवाह भी हो गया। तो ये जवाब भी मुझे आरटीआई से मिला कि उस लड़की का विवाह करा दिया गया और वह अपने परिवार के साथ में सुखी वैवाहिक जीवन बिता रही है। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मैंने किसी की मदद करी और एक आरटीआई कानून की वजह से किसी को आज़ादी मिली। तब से फिर मैंने उस आरटीआई नामक कानून का उपयोग करना सीखा और उस हथियार से आज तमाम लोगों को मैं न्याय दिला चुका हूँ। जिस तरीके से आपने एक नारी निकेतन की घटना का जिक्र किया, ऐसे कई सारी कहानियां आपके साथ जुड़ी हैं। हम उस परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे जिस एक ही परिवार के 3 बच्चे लगातार गायब हुए और उस परिवार की सुनने वाला कानूनन तौर पर कोई नहीं था। तो उससे कैसे आपने मुलाकात की उस परिवार से और कैसे उन्हें इंसाफ मिला, इसका भी जिक्र
करिए जिससे कि लोगों को पता चले इस जीवन में कितने सारे संघर्ष लोगों के सामने आते हैं, और यदि कोई मदद के हाथ किसी के लिए बढ़ाना चाहता है तो वो कैसे नरेश पारस बन सकता है। ये बात है फरवरी 2007 की। मैं किसी काम से थाना जगदीशपुरा के बाहर निकल के जा रहा था, तो वहाँ एक बूढ़ी महिला बैठी रो रही थी। मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी आज तक किसी ने नहीं सुनी है। मैंने उनसे कहा, माताजी एक बार बता दीजिए, शायद मैं कुछ आपकी मदद कर पाऊँ। तो उन्होंने कहा, आज तक तो किसी ने मदद की नहीं, तुम कैसे करोगे। फिर मैंने ज़्यादा उसे कुरेदा तो उसने बताया कि आज से 5 साल पहले एक ही साल में मेरे 3 बच्चे गायब हो गए थे। 5 साल पहले बड़े बच्चे की उम्र 14 साल थी, उससे छोटे बच्चे की उम्र 12 साल, उससे छोटे बच्चे की उम्र 10 साल। जिस वक्त आपकी मुलाकात हो रही थी उस घटना को 5 वर्ष हो चुके थे। बच्चों को खोए हुए, गायब हो चुके बच्चे 5 साल पहले ये घटना हुई, और इतने समय वो कानून के चक्कर काटती रही महिला, तब तक उसे कोई इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ तो बाद में मिलेगा। जिस दिन उसका बच्चा गायब हुआ था उस दिन से 5 सालों के बीच उसने हर रोज थाने के चक्कर काटे, FIR दर्ज कराने के लिए कि मेरे बच्चों की आप गुमशुदगी दर्ज कर लीजिए जिससे बच्चों की तलाश की जा सके। लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने एक भी बच्चे की गुमशुदगी दर्ज नहीं की, और तलाशना तो दूर की बात है। जब मैंने थाने में जाके अंदर बातचीत की तो उन्होंने यही बताया कि इस नाम से कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तब फिर मैंने उस महिला की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में डिटेल भेजी, तो फिर वहां से SSP को नोटिस जारी हुआ, और नोटिस जारी होने के बाद में तब उन तीनों बच्चों की गुमशुदगी दर्ज। फिर उसमें ढूंढने के लिए प्रयास किए गए। पुलिस मेरे साथ में दिल्ली गई, लखनऊ गई, और भी कई जिलों की हमने खाक छानी, लेकिन बच्चे की बरामदगी नहीं हो पाई। 2 साल तक लगातार हम ढूंढते रहे। तो अब इस बीच में 5 साल में जब वो माँ रूटीन बना लिया था कि हर रोज थाने जाती थी, और इसी बीच में उस परिवार में दुखद घटना ये घटी कि दोनों पति पत्नी अपनी बच्चों की तलाश के लिए जाते थे, तो जो उसका पिता था उसको कुत्ते ने काट लिया बच्चों की तलाश करते करते, और उसको रेबीज हो गया। उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हो गया, तो उसने कहा कि बिना बच्चों के मेरी जिंदगी नरक बनती जा रही थी, और मुझे कुत्ते ने काट लिया, मुझे रेबीज हो गया, अब मैं जीना नहीं चाहता, बिना बच्चों के जीना नहीं चाहता हूँ। और अंत में उसकी मौत हो गई। जो महिला थी वो उसको आंखों से कम दिखाई देने लगा, तो वो पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तब फिर मुझे लगा कि काश इस महिला की मुलाकात मुझसे 5 साल पहले हो जाती, तो उस समय पर FIR दर्ज हो जाती, तो इनके बच्चों को तलाश संभव थी। तो तब से मुझे लगा कि अब ऐसे परिवारों की मदद करनी चाहिए जिनके घरों के चिराग गायब हैं, ऐसे बच्चे गायब हैं, तो शायद उन बच्चों को ढूंढा जा सके, उस परिवार के आंसू पोंछे जा सके, उन बच्चों को मुलाकात कराई जा सके। तो तब से मैं ऐसे बच्चों की मुलाकात के लिए, ढूंढने के लिए तमाम तरह के प्रयास करता हूँ। मैं RTI के माध्यम से लापता बच्चों का डेटा लेता हूँ, फिर उनको अनाथालयों में जाके ट्रेस करता हूँ, फिर सोशल मीडिया का सहारा लेता हूँ, और फिर तमाम प्रयासों के बाद में तमाम ऐसे बच्चे हैं जो जिनका सुराग लगा वो अपने परिवार में कुछ सरकारी आंकड़े इस तरह के हैं जो बताते हों कि जो बच्चे गायब होते हैं उसका मूलभूत कारण क्या है, कि आखिर बच्चे गायब क्यों होते हैं, उनको कौन ऐसा शख्स है या क्या ऐसी वजह है जो बच्चे गायब हो जाते हैं। देखिए, अगर हम आंकड़ों की अगर बात करें तो मैंने पिछले साल ही RTI के थ्रू आंकड़े जुटाए थे, और जो आंकड़े जो निकल के आए हैं 68 जिलों के मैंने RTI से आंकड़े लिए थे जो बच्चे मिसिंग हो गए थे। तो आंकड़े बड़े चौंका देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज 10 बच्चे लापता होते हैं, जिनमें से 7 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। ये 7 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट फिगर है। और लड़कियों की अगर एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो 8 साल से 12 साल के बीच की सबसे ज्यादा लड़कियां हैं जी। इस एज ग्रुप की लड़कियां ज्यादा गायब होती हैं। और अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो जब इन बच्चों से बातचीत होती है तो
जो 6 साल से लेके 10-12 साल तक के जो बच्चे गायब होते हैं, तो उनका उपयोग भिक्षावृत्ति में किया जाता है। कुछ गैंग हैं जो ऐसे बच्चों से भीख मंगवाते हैं और इसीलिए उनके उद्देश्य से इन बच्चों का अपहरण किया जाता है, फिर भिक्षावृत्ति में संलिप्त कर लिया जाता है। 12 साल से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं, उनको खास करके लड़कियों को यौन शोषण के लिए अगवा किया जाता है और लड़कों को बाल श्रम के लिए अगवा किया जाता है। तो ये एक बड़े आंकड़े हैं जिस तरह से ये गायब हो रहे हैं बच्चे। और अगर हम साल की बात करें तो करीब 60,000 के आसपास हर साल बच्चे गायब होते हैं भारत देश में। इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकारी सिस्टम की हम बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट होते हैं और पुलिस प्रशासन लगातार क्राइम की समीक्षा करता है। क्राइम रिपोर्ट्स बनती हैं प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी मॉनिटरिंग होती है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो आपने कहा कि भिक्षा के पीछे भी कोई माफिया है और जो बच्चियों को खास तौर से जो अगवा किया जा रहा है वो सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए किया जा रहा है, तो इस तरह की माफियाओं पर कभी कोई शिकंजा लगाती कोई प्रशासनिक बॉडी नजर नहीं आती? देखिए, ये एक बड़ा सवाल आपने किया है और आपके मंच के माध्यम से मैं वो सारी चीज़ें कहूँगा आज जो कि दर्शकों की आंखें खुल जाएंगी उससे। आपने एक ऐसे विषय पर हाथ रखा है जो बहुत संवेदनशील है। पूरा सिस्टम लगा हुआ है ऐसे बच्चों के लिए रिकवर कराने के लिए, जो खो जाते हैं उनके लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। थानों, हर जिले में अब तो मानव तस्करी निरोधक थानों का भी गठन हो गया है। हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर को बाल कल्याण अधिकारी बनाया गया है जो केवल बच्चों के मामले देखेगा। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम बच्चे आज सड़कों पर भीख मांगते हैं, तमाम गायब हो रहे हैं, तमाम लड़कियां यौन शोषण की शिकार हो रही हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बच्चे भीख मांगते हैं, जो रेड लाइट पर खड़े होके जो ट्रैफिक सिग्नल पर जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऑब्जर्वर उसी चौराहे के इर्द गिर्द रहते हैं। इनकी मॉनिटरिंग होती है, भीख मांगने के बाकायदा तौर तरीके सिखाए जाते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको आर्टिफिशियल चोट बनाई जाती हैं और उनको पॉइंट बांटे जाते हैं कि आपको किस पॉइंट पर भीख मांगनी है। एरिया डिसाइड होता है। मैंने कई बार सर्वे करके प्रशासन को ये रिपोर्ट दी हैं जिनमें बच्चे भीख मांगते हुए मिले हैं, उनकी एज के हिसाब से, स्पॉट्स के हिसाब से मैंने उन सारी चीज़ों को दिया है कि ये बच्चे इस तरह से भीख मांगते हैं। और यही मैं आपको एक घटना की जानकारी दे दूं कि एक लड़की अपने परिवार में रहती थी, उसको किसी तरह से कुछ लोग बहला फुसला के ले आए। पहले उससे रामबाग पर भीख मंगवाई, फिर भगवान टाकीज पर भीख मंगवाई, फिर धीरे धीरे करके वो MG रोड पर लेके आए और MG रोड पर हरी पर्वत पर उससे भीख मंगवाने जाने लगी। और उसके बाद में उस लड़की को दिल्ली ले जाकर रेड लाइट एरिया में बेच दिया। मात्र 13.5 साल की उम्र की लड़की को रेड लाइट एरिया में उन्होंने बेच दिया। फिर वहां उसे देह व्यापार कराया जाता है और कुछ दिन बाद जब लड़की ज्यादा पीड़ित हो गई तो वहां मौका पाकर वो लड़की निकल भागती है और पुलिस के पास पहुंचती है। पुलिस को अपनी वेदना बताती है कि इस तरह से मुझे लोग लेके आए हैं और मैं आगरा की रहने वाली हूँ। उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। फिर चूंकि उस लड़की के बारे में कोई अता पता नहीं था, मैंने उस परिवार को ढूंढा। मजदूर परिवार था, किराए पर रहता था। उस परिवार से फिर मुलाकात करवाई तो अब उस लड़की की जो दास्तां थी, उसके परिवार वालों ने यहाँ गुमशुदगी भी दर्ज करा दी थी। उसको ढूंढने का प्रयास भी हुआ लेकिन लड़की नहीं मिली थी। सेक्स रैकेट में उसको फंसा दिया गया। उस जैसी तमाम लड़कियां आज भी फंसी हुई हैं और ये बिल्कुल MG रोड पर हरी पर्वत के पास फुट ओवर ब्रिज के नीचे वो गैंग के सरगना रहते थे। जैसे आपने सरगनाओं की बात की और जितने भी चौराहे लगभग आपने अभी तक अपनी बातचीत में बताए, तो वो लगभग मैं समझता हूँ आगरा जनपद के हैं। लेकिन क्या नरेश जी, आपका तो दायरा क्योंकि कार्य करते करते बढ़ गया है, आप दूसरे शहरों में भी जाते हैं, दूसरे राज्यों में भी जाते हैं, तो ये जो स्थिति है चौराहों की, जगह जगह हर बार जो भीख मांगने वाले लोग हैं एक गरीब लिबास में होते हैं, दयालुता का भाव पैदा हो, लोगों की फीलिंग से खेलते नजर आते हैं,
तो दूसरे राज्यों में और अन्य जगह पर भी ऐसी ही स्थिति है? देखिए, ये जो स्थिति है पूरे भारतवर्ष में एक जैसी है। हाँ, सब जगह इनके नेटवर्क बने हुए हैं। और एक और बात बता दूं कि जितने भी भारतवर्ष में धार्मिक मेले होते हैं उनमें भीख का ठेका उठता है, बाकायदा भीख मांगने का ठेका उठता है। अगर आप फ्लैशबैक में जाएं और अपनी धार्मिक यात्रा को अगर याद करें कि मान लीजिए आप गोवर्धन परिक्रमा लगाने जाते हैं, जैसे ही आप परिक्रमा शुरू करेंगे तो वहां पर कुछ व्यक्ति आपको नोट बदलते हुए दिखाई देंगे। 100 रुपए का नोट लेंगे, उसके बदले में आपको 20 रुपए, 1-1 रुपए के 80 रुपए के सिक्के देंगे थैली में बंधे हुए। और वो आप दान के नाम पर आप उन सिक्कों को भिखारियों को बांटेंगे। फिर अब आप उसके व्यापार पर जाइए, कौन थैली बनाता है, कौन काउंटिंग करता है 80 रुपए की, कौन उनका कलेक्शन करता है, कैसे उन भिखारियों से वो पैसा दोबारा से रिसाइकिल आता है, कैसे उनकी थैलियों में 80 रुपए गिन के डाले जाते हैं, आपसे 100 रुपए लिए जाते हैं, 20 रुपए बट्टे के काटे जाते हैं। तो ये जो भीख मांगने का जो कारोबार है वो सुनियोजित तरीके से फल फूल रहा है। जहाँ मैंने प्रश्न किया था कि प्रशासनिक हस्तक्षेप में आपने कई बार शिकायत का भी जिक्र किया कि शिकायत भी की गई, तो उन शिकायतों का प्रशासनिक बॉडी का कोई असर किसी स्तर पर दिखता है कि या केवल अभियान जो चलते हैं तो समीक्षाओं में सिमट कर रह जाते हैं? देखिए, मैं हर बार शिकायत करता हूं और तथ्यों के साथ में, सर्वे के साथ में मैं उनको देता हूं, तो कई बार तो नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन जब मैं लगातार करता हूं, मीडिया रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, तो फिर कुछ समय के लिए वो अभियान चलाते हैं और फिर उसके बाद में बंद हो जाते हैं। लेकिन क्या आप दिमाग पर अगर जोर डालेंगे तो ये दिखाई नहीं देता, जब एमजी रोड पर जब कोई बच्चा भीख मांग रहा है तो क्या उसको प्रशासन नहीं देख रहा है, पुलिस नहीं देख रही है? जब हम लाल बत्ती से जैसे ही आगे चलते हैं, थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे घर पर चालान पहुंच जाता है। तो क्या उस सीसीटीवी में ये भीख मांगने वाले बच्चे डिटेक्ट नहीं होते हैं? हो सकते हैं। अगर आप उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं तो भीख मांगने वालों की बच्चों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हाँ, तो जब तो वो बच्चा साक्षात भीख मांग रहा है वो तो आपको दिखाई दे रहा है ना, आप उसके माध्यम से डिटेक्ट करके उस बच्चे को वहां से निकालिए, उसको रेस्क्यू कराइए, गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़िए, तो ये भिक्षावृत्ति का दाग खत्म हो। शहर में जो बदनुमा दाग भिक्षावृत्ति का लगा हुआ है, बाहर से दुनिया भर के लोग ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को देखने के लिए आते हैं, जब वो फंस जाते हैं तो उन्हीं के कार के शीशे को खटखटाकर वो भीख मांगते हैं। तो क्या इमेज जा रही है हमारे शहर की? एक एक्टिविस्ट न सिर्फ एक एक्टिविस्ट होता है बल्कि अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर इस समाज की लड़ाई लड़ने का वो प्रहरी होता है, जिसको शायद सिस्टम से भी लड़ना है, समाज की उन भावनाओं से भी लड़ना है जहाँ कहीं किसी की भावनाएं आहत न हो जाएं, उन सारी चुनौतियों को भी फेस करना है। नरेश जी, जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी है, और ये जो टॉक शो है हमारा वो रियलिटी पे ही आधारित है, वास्तविकता पे आधारित है, और शायद यही वजह है कि हमने इसका नाम द रियल टॉक शो रखा है। रियल टॉक शो में ये जो चर्चा हुई है इसे लोग किस तरह से देखें, उनकी प्रतिक्रिया के बारे में आप कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे कि क्या अपेक्षा रखते हैं आप कि समाज में लोग आपकी जीवनी से क्या कुछ सीख सकते हैं? देखिए, ये जो रियल टॉक शो है, क्योंकि तमाम लोग ऐसे होते हैं जो सफल व्यक्ति हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी छोटी छोटी कहानियां होती हैं जो उनको प्रेरणा देती हैं, जिससे वो आगे बढ़ते हैं और एक समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं। तो इस रियल टॉक शो के माध्यम से ऐसे लोगों को आपके सामने लाया जा रहा है, ऐसे लोगों की जिंदगी के बारे में आपको बताया जा रहा है, उनकी चुनौतियों के बारे में बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कहानियां हैं, जो शख्सियतें आपके सामने आ रही हैं, वो एक एक शख्सियत, एक एक अपने आप में एक एक कहानी है, एक एक उपन्यास है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में जरूर उम्मीद की रोशनी बनेगा। और आप लोग इन एपिसोड को देखिए, इनकी कहानियों से आप प्रेरणा लीजिए, कुछ मदद करने का जज्बा रखिए। और ऐसा नहीं है कि मैं बताऊं आपको कि लोग कहते हैं कि मदद सिर्फ पैसे से की जा सकती है।
ये सोचना बिल्कुल गलत है। मदद आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जहां आप हैं वहां उस तरह से आप मदद कर दीजिए, तो उसकी मदद हो जाएगी। आपके लिए एक वो छोटी मदद हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जिसको वो जरूरत है, उसके लिए एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है। उसके लिए वो आपकी छोटी मदद एक दुनिया साबित हो सकती है। तो आप ऐसे लोगों के इंटरव्यू सुनिए, इनके जो प्रयास है उस प्रयास को दीजिए, देखिए। और आपको राज जी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ऐसे विषय को चुना, ऐसे लोगों को चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से एक मोतियों की माला का जब बनाई जाती है तो एक एक मोती कैसे लिया जाता है ये वो जौहरी ही समझता है। तो आप जिस तरह से ऐसी शख्सियतों को यहाँ ला रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये प्रेरणा का स्रोत साबित होंगी और आपकी जो कहानियां हैं वो समाज को एक नई दिशा देंगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद। तो ये थे नरेश पारस जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और अपने जीवन का घटनाक्रम, एक एक्टिविस्ट कैसे तैयार होता है और किन संघर्ष से गुजरता है, वो उन्होंने अध्याय पूरा आपके सामने रख दिया। एक पूरी किताब कहें तो उन्होंने आपके सामने रख दी। ऐसी ही शख्सियत लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। खासतौर से आज का ये शो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।